हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एरर्स का एक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने पढ़ा था एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम एरर्स के टाइप्स को स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हर मेजरमेंट जो होता है वो एरर्स की वजह से अप्रॉक्सीमेट होता है। एवरी मेजरमेंट इज अप्रॉक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट्स। और उसमें मेजरमेंट में किसी न किसी तरह की अनसर्टेनिटी होती है। इसी अनसर्टेनिटी को हम एरर बोलते हैं। क्या आपको याद है दो टाइप के एरर्स कौन से थे? ऑफ कोर्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दो टाइप के एरर्स कौन से होते हैं? तो सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। चलो इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो बच्चों, दो टाइप के एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। हम शुरू करेंगे रैंडम एरर, सॉरी सिस्टमैटिक एरर पहले हम शुरू करेंगे। सो बच्चों, सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे बोलेंगे, द एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। द एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। ये सिस्टमैटिक एरर्स दो टाइप के हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं हम। ये डायग्राम देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास दो थर्मोमीटर्स है। ये पहला वाला जो थर्मोमीटर है, इसमें पानी गर्म हो रहा है और पानी बॉईल हो रहा है। आपको पता है पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है और वो थर्मोमीटर वाटर के टेम्परेचर को मेजर करता है। और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर हमको यहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल दिखाई दे रहा है। ये मर्क्यूरी लेवल है। ये एक थर्मोमीटर है जो एक्यूरेट है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन यहां पर एक दूसरा थर्मोमीटर आप देख सकते हो। इस थर्मोमीटर में जहां पर पानी बॉईल होता है उस लेवल पर 104 डिग्री सेल्सियस मार्क किया हुआ है। उसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो थर्मोमीटर है वो फॉल्टी है, उसमें एरर है। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस को 104 दिखा रहा है तो आप मुझे बताओ, अगर 150 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये वाला थर्मोमीटर कितना बताएगा? वो 154 बताएगा। 150 को ये 150 बताएगा, लेकिन ये 154 बताएगा। ये वाला थर्मोमीटर 200 डिग्रीज को 200 डिग्रीज ही बताएगा, लेकिन ये वाला थर्मोमीटर 200 डिग्रीज को कितना बताएगा? 204 डिग्रीज बताएगा। यानी इससे लिया हुआ हर मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट से, यानी कि ट्रू वैल्यू से हमेशा 4 डिग्री बड़ा आएगा। यानी इसमें जो एरर है वो कैसा है? पॉजिटिव है। हमेशा आपको पॉजिटिव एरर मिलेगा। आपके घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऐसी एक आदत होती है कि वो हमेशा अपनी घड़ी को थोड़ी फास्ट रखते हैं। मान लो उन्होंने अपनी घड़ी को 10 मिनट आगे रखा है, तो हर बार जो रियल टाइम होगा उसके कंपैरिजन में उनकी घड़ी जो है वो हमेशा 10 मिनट ज़्यादा बताएगी। यानी कि 3 बजे होगी तो उनकी घड़ी कितना बताएगी अपने को? 3:10 बताएगी। तो ये हो गया सिस्टमेटिक एरर का एक एग्जाम्पल। इसका और एक एग्जाम्पल देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ये स्क्रीन पर आप एक वर्नियर कैलिपर्स देख रहे हो। इस वर्नियर कैलिपर्स में आप देखो, एक मेन स्केल है। ये वाला मेन स्केल है। ये वाला जो स्केल है वो मेन स्केल है, और ये वाला जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है। तो देखो, आपको दो रीडिंग्स दिखते हैं। एक रीडिंग यहाँ दिख रहा है 0, फिर ये 1 दिख रहा है, फिर ये आप 2 देख सकते हो। ऐसे आपको अलग अलग रीडिंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 0, इसको मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला जो मेन स्केल रीडिंग है वो ये वाले रीडिंग के साथ कोइंसाइड हो रहा है, मैच हो रहा है। दिखता है आपको? कि आप समझ सकते हो कि ये दोनों 0 बराबर सामने सामने मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा वर्नियर कैलिपर्स देखते हैं जिसमें थोड़ा सा एरर है, देखते हैं। अच्छा, एक और बात देखो, आप इसको और इसको वर्नियर कैलिपर्स के जॉ बोलते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे खोल सकते हो। तो ये देखो, ये स्लाइड करता है ऊपर थोड़ा सा, है ना, स्लाइड कर रहा है ना।
तो उससे क्या हो रहा है, ये देखो ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है और ये दोनों जो है उसके जॉ है। तो जब हम ज़ीरो को चेक करते हैं ना, तब ये दोनों जॉ एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। ये दोनों जॉ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब हम देखते हैं कि दोनों 0 0 जो है, ज़ीरो वाली लाइन, एक ज़ीरो इधर भी है, एक ज़ीरो इधर भी है, और ये दोनों ज़ीरो वाली लाइन्स एक दूसरे के बराबर सामने सामने है कि नहीं है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ये एक्यूरेट कैलिपर्स है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन चलो अपन हम लोग एक और वर्नियर कैलिपर्स देखते हैं जिसमें कुछ एरर है। लेट अस सी दैट। ये जो वर्नियर कैलिपर्स है देखो बच्चों, इसमें ये ज़ीरो देखो, ये ज़ीरो की लाइन और ये ज़ीरो की लाइन, क्या ये दोनों सामने सामने मैच हो रही है? नहीं हो रही है ना। यानी हम बोलते हैं द ज़ीरोस डू नॉट कोइंसाइड। सच एरर इज कॉल्ड एज ज़ीरो एरर। वी विल बी स्टडिंग अबाउट ज़ीरो एरर फर्दर इन द सेम वीडियो। लेट अस कंटिन्यू। अच्छा बच्चों, ये स्केल देखो अभी आप, ये स्केल में क्या गड़बड़ है आपको ध्यान में आ रही है? ये स्केल की जो किनारी है ना, ये वाली किनारी कैसी है देखो, घिस गई है। इट इज worn out. We call it as worn out. Because of this, if you take any measurement, you will get a faulty measurement. There is an error in the design of the scale, rather in the instrument. इधर पे इंस्ट्रूमेंट में एरर है। ये पॉइंट पर अगर कोई 12 इंचेस मेजर करने की कोशिश करेगा तो उसको हमेशा 12 इंच से थोड़ी बड़ी ही वैल्यू मिलेगी। तो हर बार इसे कोई 12 इंच का मेजरमेंट करेगा तो वैल्यू थोड़ा बड़ा ही मिलेगा। तो ये भी सिस्टमेटिक एरर का एक एग्जांपल है। तो बच्चों, सिस्टमेटिक एरर क्यों होता है, उसकी वजह क्या है, कॉजेस क्या है, चलो उसको हम स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर? सो सबसे पहला जो उसका कॉज है, उसकी जो सबसे पहली वजह है, वो अभी हम देख चुके हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। यानी इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होगा तो एरर होता है। इंस्ट्रूमेंट में किस तरह के एरर्स होते हैं, एक एक करके उनको समझते हैं। चलो, एक एरर हो सकता है इम्परफेक्ट डिज़ाइन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो वो हर बार कुछ ना कुछ गलत मेजरमेंट बताएगा। यानी कि अगर कोई आप घड़ी खरीदते हो, वॉच, रिस्ट वॉच, और वो सस्ती क्वालिटी की होगी, तो वो सही करेक्ट टाइम कभी नहीं दिखाएगी आपको, हमेशा टाइम थोड़ा ज़्यादा बताएगी या टाइम थोड़ा कम बताएगी। तो सिस्टमेटिक एरर्स जो हम पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक एरर्स हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सिस्टमेटिक एरर्स। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? कॉजेस। सिस्टमेटिक एरर्स क्यों कॉज होते हैं? तो उसमें एक कॉज, उसकी एक वजह है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स किस तरह के हो सकते हैं? तो एक इम्परफेक्ट डिज़ाइन। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है? यानी कि आपकी ये जो स्केल है, तो स्केल के ऊपर ये जो लाइनिंग्स देख रहे हैं आप, ये जो मार्किंग्स, इस मार्किंग को बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो कभी कभी ये कैलिब्रेशन सही नहीं होता है, उसमें एरर हो सकता है। और तीसरा टाइप का एरर, तीसरा टाइप का फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या हो सकता है? तो तीसरा टाइप का जो फॉल्ट है वो ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर यानी कि मैंने आपको इसमें वर्नियर कैलिपर्स में आपको अभी जो बताया था कि ये जो ज़ीरो है वो ज़ीरो मैच नहीं करता है, तो उस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो एरर। सिस्टमेटिक एरर की दूसरी वजह हो सकती है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में इम्परफेक्शन। यानी हमारा एक्सपेरिमेंट करने का जो मेथड होता है वो कभी कभी गलत होता है। हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते एक्सपेरिमेंट करते समय। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, तो कोई डॉक्टर क्या करता है, थर्मोमीटर को अपनी टंग के नीचे, अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। कोई डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे आर्म पीठ में, हमारी बगल में थर्मोमीटर को रखते हैं। तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में थर्मोमीटर रखने से अलग अलग टाइप के रीडिंग्स मिलेंगे। करेक्ट रीडिंग हर बार नहीं मिलता है। खास करके आर्म पीठ में जब कोई थर्मोमीटर रखा जाता है तो उससे मिलने वाली रीडिंग में हमेशा थोड़ी वैल्यू कम आती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि रीडिंग लेने में एक गलती है, जो तरीका सही नहीं है। ऐसे और भी रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एक लड़का जो है, आप ही के जैसे कोई क्लास 11th में लड़का पढ़ रहा है, और वो ये पेंडुलम की मदद से
टाइम पीरियड मेजर करने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है ऐसे, उस ऑसिलेशन की मदद से वो ये जानना चाहता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, यानी कि एक सेकेंड में पेंडुलम कितना ऑसिलेशन करता है, या एक ऑसिलेशन को पेंडुलम को कितना टाइम लगता है। लेकिन उसके ध्यान में ये नहीं आ रहा है कि बाजू में एक पंखा चल रहा है, तो पंखे की जो हवा आती है वो हवा पेंडुलम को इस तरफ धक्का मारेगी, तो पेंडुलम इस तरफ ज़्यादा जाएगा लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में कम जाएगा। तो उससे पेंडुलम को एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, ये रीडिंग जो है गलत हो जाएगा बच्चों। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट करते समय बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बाकी सारी कंडीशंस आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा विंड वेलोसिटी है, कभी कभी टेम्परेचर भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स को असर करती है, कभी कभी ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे रीडिंग्स गलत आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस है। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, याद आ रहा है आपको कि भूल गए? हम पढ़ रहे हैं कॉसेस ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स, और उसमें दो कॉसेस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, यानी एक्सपेरिमेंट करने का हमारा तरीका गलत होगा तो भी हमसे सिस्टमेटिक एरर हो सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर की तीसरी वजह हो सकती है पर्सनल एरर, हमारी अपनी कुछ गलतियां हो सकती है। किस तरह की गलतियां? तो एक गलती है इंडिविजुअल बायस। मीन्स व्हाट? एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हमारे घर पे जो सुबह को दूध वाला आता है दूध देने के लिए, आपने देखा होगा कभी कभी 1 लीटर दूध देने के बाद वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध उसमें डाल देता है। ये उसको नॉर्मली हर दूध वाला ऐसे करता है, थोड़ा सा दूध ज़्यादा दे देता है, कुछ ड्रॉप्स। अब कोई स्टूडेंट या कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेना है, और वो उस मेजरमेंट को लेने के बाद हर बार 1 या 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल देगा कि नहीं नहीं चलो मैं डाल देता हूँ, कोई ना कोई वजह से वो डालता होगा। तो उससे क्या होगा बच्चों? ये उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल बायस। अब ऐसा करने की वजह से हर बार उसकी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। टाइम मेजर करते समय हर बार 1 मिनट ज़्यादा बता देना, या हर बार 1 मिनट कम बता देना, या 1 सेकेंड कम बता देना, तो सारे मेजरमेंट्स चेंज हो सकते हैं। इस तरह का जो एरर है वो पर्सनल एरर का एक टाइप है, और उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल बायस। पर्सनल एरर में और भी वजह हो सकती है। पर्सनल एरर की दूसरी वजह हो सकती है लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus। लाइट का कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उसको अंधेरे में करना है, और हमने आसपास में खिड़कियां वगैरह बंद करने का ध्यान नहीं रखा है, तो हमने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटिंग नहीं किया है, उसकी वजह से भी गलती हो सकती है। और एक गलती है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। पर्सनल एरर का और एक तरीका हो सकता है केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। फिर से मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ऑब्जर्वेशन लेने में किस तरह की केयरलेसनेस, लापरवाही कोई आदमी कर सकता है। ये देखो आप, 2 स्टूडेंट्स हैं, वो लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। केमिस्ट्री में आप इस तरह के अपैरेटस को यूज़ करोगे। ये ब्यूरेट है, इसमें एक छोटा सा नोजल है, यहाँ से लिक्विड बाहर गिरता है। अब ये जो पहला वाला स्टूडेंट है वो जब इसको ऑब्जर्व कर रहा है लिक्विड के लेवल को, तो वो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है? देखो, वो थोड़ा नीचे झुक कर देख रहा है, तो वो एक एंगल से देख रहा है इसको। और ये दूसरा स्टूडेंट जो है वो कैसे देख रहा है? तो उसकी आंख एग्जैक्टली लिक्विड के लेवल पर है। बच्चों, ये सही तरीका है ऑब्जर्वेशन का, और ये गलत तरीका है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि ऑब्जर्वेशन में एक एंगल फॉर्म होता है। ये जो लेवल है वो करेक्ट लेवल है, ये आई लेवल है, तो देखने का लेवल ये है, लेकिन हम देख कहाँ से रहे? वो जो लड़का गलती कर रहा है वो कहाँ से देख रहा है? यहाँ से देख रहा है, तो एक एंगल फॉर्म हो गया यहाँ पर। और आप लोगों ने स्टडी किया था, मैंने इसी चैप्टर में
आगे एक वीडियो में समझाया है कि पोजीशन शिफ्ट होने की वजह से जो एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। तो हम ये कहते हैं कि ये वाला जो एरर है वो पैरेलैक्स की वजह से क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी वजह है सिस्टमेटिक एरर की। एक बार फटाफट हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो बच्चों, सिस्टमेटिक एरर के कॉजेस क्या है? सिस्टमेटिक एरर के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है। हम 3 मेन वजहों को स्टडी करते हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरा है पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर इम्परफेक्ट डिज़ाइन की वजह से हो सकता है, या कैलिब्रेशन की वजह से हो सकता है, या जीरो एरर की वजह से हो सकता है। हमने सारे एग्जांपल्स वर्नियर कैलिपर्स, थर्मोमीटर वगैरह के एग्जांपल्स देखे थे। थर्मोमीटर का जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें इम्परफेक्ट डिज़ाइन था, थर्मोमीटर का डिज़ाइन सही नहीं था, उसमें कैलिब्रेशन का एरर था। तो उसमें 2 तरह के एरर हो सकते हैं, इम्परफेक्ट डिज़ाइन भी था और कैलिब्रेशन एरर भी था। और वर्नियर कैलिपर्स वाला जो एग्जाम्पल देखा उसमें जीरो एरर वाला प्रॉब्लम था। फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक गलत होने से हो सकता है, वो पंखे वाला एग्जाम्पल याद कर लो। और फिर तीसरी वजह सिस्टमेटिक एरर की हो सकती है पर्सनल एरर, यानी उसमें इंडिविजुअल बायस हो सकता है, या हमने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटिंग नहीं किया हुआ है, या फिर हमें ऑब्जर्वेशन सही ठीक से नहीं ले रहे। तो ये कॉजेस को अगर आप जान लेते हो बच्चों, तो अगर मैं आपको पूछूं कि सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कैसे करना है या उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये कॉजेस देखकर ही आप समझ सकते हो कि अगर हमें सिस्टमेटिक एरर को कंट्रोल करना है तो हमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सही होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक्सपेरिमेंट करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए आजू बाजू में पंखा नहीं है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लेने चाहिए, इम्परफेक्ट डिज़ाइन होगा, कैलिब्रेशन एरर होगा, जीरो एरर होगा, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवॉइड करने चाहिए। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। पर्सनल बायस को निकाल देना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कोई एक आध ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल दिया या एक आध सेकंड एक्स्ट्रा बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल बायस निकाल देना चाहिए। और क्या, तो वो थर्मोमीटर वाला एग्जाम्पल मैं आपको फिर से याद करवा दूँ। याद है बच्चों थर्मोमीटर वाला एग्जाम्पल क्या था? थर्मोमीटर वाले एग्जाम्पल में अपने पास 2 थर्मोमीटर्स थे। एक थर्मोमीटर में हर बार 104 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट बताता था, यानी कि हर बार वो 4 डिग्री एक्स्ट्रा बता रहा था। तो जितनी बार आप रीडिंग लेते हो आप क्या करोगे, आप 4 डिग्री कम करके मेजर करोगे। अगर आपने आपकी घड़ी 5 सेकेंड या 5 मिनट फास्ट रखी है तो जब भी आप टाइम देखोगे आप क्या करोगे, 5 मिनट पीछे कम माइनस करके आप टाइम बताओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रीडिंग्स लेते हो तो आपको क्या करना चाहिए, रीडिंग्स लेने के बाद उसमें नेसेसरी करेक्शंस अप्लाई करना चाहिए। तो बच्चों एक बार वापस समझ लो सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सिस्टमेटिक एरर्स को रिड्यूस करने का, मिनिमाइज करने के 4 तरीके हैं। इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, रिमूविंग पर्सनल बायस एंड अप्लाइंग नेसेसरी करेक्शंस टू द रीडिंग्स। ये सिस्टमेटिक एरर के ऊपर क्वेश्चंस बच्चों थियरी की एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला टाइप का एरर कौन सा है? रैंडम एरर। रैंडम एरर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। रैंडम एरर्स जो होते हैं ना वो इरेग्युलर होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम रैंडम बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं ऑडियोमीटर, जिसे हम साउंड का लेवल मेजर करते हैं। मैं मेरे रूम में बैठकर इस ऑडियोमीटर से एयर में जो साउंड है उसका लेवल मेजर कर रहा हूँ, और अचानक बाजू में से कोई बाइक वाला हॉर्न बजाकर निकल जाता है। अब क्या मुझे पता थोड़ी था कि वो आने वाला है? तो उसे क्या हो गया, मेरा जो रीडिंग था वो तो डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो एरर है वो कैसा है? रैंडम एरर हो गया। रैंडम एरर किस वजह से होते हैं? तो वो हमारी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से रैंडम एरर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अचानक वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाता है। आपको ध्यान में होगा कभी कभी हमारे घर में अचानक से पंखा फास्ट हो जाता है, या लाइट अचानक से डिम हो जाती है, तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है। ऐसे में हम कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी रीडिंग्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कभी कभी हमारा घर जो है रेलवे लाइन के आजू बाजू में है,
तो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत डेलिकेट रीडिंग्स लेने हैं और बाजू में से ट्रेन निकलती है, तो माइन्यूट वाइब्रेशंस जो होते हैं उससे हमारे रीडिंग्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसकी और एक वजह होती है अनबायस्ड पर्सनल एरर्स। जैसे कि हमसे कोई गलती हो जाती है और हमसे रीडिंग सही नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई पेंडुलम की मदद से एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करते हो, तो पहली बार आपने मेजर किया आपको 1.9 सेकेंड्स मिला, दूसरी बार आपने मेजर किया तो आपको 1.8 सेकेंड मिला, फिर तीसरी बार आपने मेजर किया तो आपको 1.7 सेकेंड्स मिला। तो आप खुद रीडिंग लेने वाले हो और फिर भी आपको हर बार अलग अलग रीडिंग मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो पर्सनल एरर है, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, इसलिए ये अनबायस्ड पर्सनल एरर है। तो रैंडम एरर की दूसरी वजह क्या है? रैंडम एरर की दूसरी वजह है अनबायस्ड पर्सनल एरर। एक और तीसरे टाइप का एरर हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ये लीस्ट काउंट होता क्या है बच्चों? लीस्ट काउंट का मीनिंग ये होता है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be made by a measuring instrument is called least count. Means what? Students, let us understand the least count of some measuring instruments. You see, you have a scale on your screen. This is the zero of the scale and this distance is 1 centimeter. 0 से 1 के बीच में ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही है वो कितनी है? तो आपको पता है दिस आर 10 लाइन्स। अब ये जो सबसे फर्स्ट लाइन है, ये सबसे फर्स्ट लाइन जो है वो कितना डिस्टेंस मेजर कर सकती है? तो आप इसको 1 मिलीमीटर बोलोगे, यानी कि हमारी जो स्केल है उससे हम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना ले सकते हैं? 1 सेंटीमीटर। सो वी से दैट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 1 millimeter. Similarly, if you see this measuring instrument, what is this measuring instrument? You know, it is called as protractor. It is used to measure the angle. What is the smallest measurement you can take with the help of this protractor? See, this is 0 and the next value you can see printed is 10. 0 से 10 के बीच में कितनी लाइन्स है? 10 लाइन है। तो ये जो सबसे पहली लाइन जो है, ये जो सबसे पहली ये वाली लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल मेजर कर सकता है? तो ये हो गया 1 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर वो है 1 डिग्री। प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 डिग्री। उसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होगा? उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। देन द लीस्ट काउंट ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज इज 0.01 millimeter. So what is the meaning of least count? The smallest measurement that we can take with the help of a measuring instrument is called least count. बच्चों, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, ये सारी मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 0.1 मिलीमीटर यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में ये होता है 0.001 सेंटीमीटर। प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट 1 डिग्री। हमारी जो रिस्ट वॉच होती है या वॉल क्लॉक होती है उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड हो सकता है या 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। स्फेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सरफेस का कर्वेचर मेजर करने में यूज़ होता है। उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। ये सारी जो वैल्यूज है ना बच्चों, इसको रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट एरर जो है वो रिजोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का। अब सवाल यह उठता है कि लीस्ट काउंट एरर जो है वो रैंडम एरर है कि सिस्टमेटिक एरर है?
वो दोनों टाइप में आ सकता है। लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर भी हो सकता है, और कुछ लिमिटेड अमाउंट में वो सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है। अगर हमें लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस करना है तो हमें ज़्यादा प्रिसीशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए, यानी कि जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसको यूज़ करना चाहिए, और हमारे एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहिए, तो उससे लीस्ट काउंट एरर कम हो जाएगा। सो फाइनली बच्चों, चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं लीस्ट काउंट एरर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा प्रिसीशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीशन एंड रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस सेवरल टाइम्स। बार बार ऑब्जर्वेशन को रिपीट करने का, बार बार रीडिंग्स लेने का, और सारे रीडिंग्स का एरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज लेना चाहिए। सो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है? हमने दो टाइप के एरर्स पढ़े हैं, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, रैंडम एरर्स को कंट्रोल करना मुश्किल है। सिस्टमेटिक एरर्स हमारी गलतियों की वजह से हो सकते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। रैंडम एरर्स इरेगुलर होते हैं, वो बट ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी कम हो सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक एरर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही होगा, कम है तो कम ही होगा। ये सारे टाइप के एरर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर्स को कैलकुलेट कैसे करने का वो स्टडी करेंगे। टिल देन, टेक केयर।